नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, किसान देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ खाद्यान्न, दलहन, मसूर, सब्जियों और फलों का बड़ा उत्पादक बना रहे हैं। पल्स 2024 सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान पीयूष गोयल ने ये बात कही। 17 से 18 फरवरी को दिल्ली में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे और आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों को लेकर की जाएगी विस्तार से चर्चा। आदि महोत्सव में सजे जनजातीय संस्कृति के रंग, हस्तशिल्प और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की धूम। मोटे अनाज से बने व्यंजन आने वालों को लुभा रहे हैं। महिला उद्यमिता का मंच बना आदि महोत्सव। सरकार ने आंदोलनरत किसानों के साथ चंडीगढ़ में की बैठक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, अच्छे माहौल में हुई सकारात्मक चर्चा। 18 फरवरी की शाम को फिर होगी किसान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने और देश को खाद्यान्न, दलहन, मसूर, सब्जियों तथा फलों के एक बड़े उत्पादक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में उनके योगदान के लिए भारत के किसानों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न खाद्य उत्पादों के उत्पादन एवं गुणवत्ता दोनों में विस्तार हुआ है, जिसमें भारत $50 अरब से अधिक के कृषि और संबंधित उत्पादों का निर्यातक बन गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दशक में किसानों की प्रतिबद्धता व क्षमताओं के कारण दालों का उत्पादन 2014 में 171 लाख टन से 60% बढ़कर 2024 में 270 लाख टन हो गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि दालों को न केवल भारत का बल्कि दुनिया का एक प्रमुख आहार बनाने के लिए नेफेड और वैश्विक दलहन परिसंघ के बीच साझेदारी बढ़ती रहेगी। केंद्रीय मंत्री ने भारत दाल के बारे में बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश के किसानों का सहयोग करने और भारतीय नागरिकों के लिए उचित मूल्य वाली दालों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत दाल की शुरुआत की है। गोयल ने यह भी कहा कि पिछले 1 दशक में दालों की सरकारी खरीद 18 गुना बढ़ चुकी है। एमएसपी के बारे में गोयल ने कहा कि एमएसपी हमारे किसानों को उत्पादन की वास्तविक लागत से 50% अधिक कीमत का आश्वासन देती है, जिससे निवेश पर आकर्षक रिटर्न मिलता है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि 1 दशक पहले प्रदान की गई राशि की तुलना में मसूर में 117%, मूंग में 90%, चना दाल में 75% अधिक, तूर और उड़द में 60% अधिक वृद्धि के साथ एमएसपी आज सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक और 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। उन्होंने कहा कि सरकार श्री अन्न की तरह ही दलहन तथा मसूर पर भी समान रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है। और किसान आंदोलन के बीच सरकार वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने को लेकर पूरी तरह से प्रयासरत है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय ने चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ तीसरी बैठक की। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए। बैठक में शांति बनाए रखने पर सहमति बनी। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है और 18 फरवरी की शाम को किसानों के साथ फिर से बातचीत होगी। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे।
भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे एमएसपी को लेकर हंगामा कर रहे हैं। मोदी सरकार ने हमेशा किसानों के कल्याण के बारे में सोचा है, चाहे वे किसान सम्मान निधि योजना हो या किसानों के 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण माफ करना हो। ये मोदी जी है, उन्होंने एक बार 70,000 करोड़ का कर्जा माफ करने का ऐलान किया। एक्चुअली 50,000 करोड़ रुपए लगे। मोदी जी ने अभी तक हर किसान को 30,000 रुपए दिए हैं, हर किसान को 30,000 रुपए दिए। और इसलिए मोदी सरकार किसे हितैषी है ये सबको मालूम है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए ये ऐसी बातें उठाते हैं। और किसानों के भारत बंद में व्यापारियों ने शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि देश भर में सभी बाजार आज पूरे तौर पर खुले रहेंगे और सामान्य रूप से कारोबार होता रहेगा। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि व्यापारी भारत बंद के दौरान अपने संस्थानों को खोल रहे हैं और जनता को आवश्यक सामग्री और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में व्यापारी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कैट ने देश भर में व्यापारियों से कहा कि वे सतर्क रहें और भारत बंद के दौरान अपने संस्थानों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, लेकिन दिल्ली और देश के सभी व्यापारी इसमें शामिल नहीं है। आज पूरे देश में व्यापार हो रहा है, सभी बाजार पूरे तौर पर खुले हैं। जहां तक किसानों के वर्तमान आंदोलन की बात है, तो आंदोलन से किसी समस्या का हल निकलेगा ये संभव नहीं है। इसीलिए देश भर के व्यापारी आज इस पद से अपने आप को अलग रखा हुआ है और पूरे देश में नॉर्मल तरीके से सारी कारोबारी गतिविधियां हो रही हैं। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 15 फरवरी 2024 को तीसरी किस्त के रूप में कर्नाटक सरकार को 235.14 करोड़ रुपए जारी किए हैं। RKVI योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि मशीनीकरण पर उप मशीन और उप मिशन पर ड्रॉप मोर क्रॉप और PDMC कृषि वानिकी और फसल के लिए इन राशि का उपयोग किया जाएगा। अनुमोदित राशि का उपयोग उपरोक्त घटकों के अंतर्गत गोदाम, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, प्राथमिक प्रदर्शन इकाइयों की स्थापना, ट्रैक्टरों, पावर टिलरों, ड्रोन की खरीद, एकीकृत खेती को बढ़ावा देना, मृदा स्वास्थ्य उर्वरता और कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना सहित कृषि क्षेत्र की अवसंरचना में सुधार के लिए किया जाएगा। शोभा करंदलाजे ने यह भी कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कर्नाटक में उपरोक्त सभी घटकों को लागू करने के लिए राज्य को RKVY के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए 761.89 करोड़ रुपए की कुल राशि आवंटित की है। हाल ही में 25 जनवरी 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने RKVY योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार को 178.65 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया है। SMAS 120 करोड़ रुपए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड 12 करोड़ रुपए और RKVY DPR 46.65 करोड़ रुपए के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी प्रदान की गई है। RKVY योजना के अंतर्गत प्रारंभिक आवंटन 583.24 करोड़ रुपए था, जिसे वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 761.89 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्तमान समय में केंद्र सरकार ने 761.89 करोड़ रुपए के कुल आवंटन में से 526.75 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है और शेष राशि राज्य को पहले से प्रदान की गई राशि का उपयोग करने के बाद जारी की जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि 15 फरवरी 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने रबी 2023-24 मौसम के लिए अधिकतम 1,39,740 मीट्रिक टन मात्रा के लिए 5,440 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर्नाटक में बंगाल ग्राम चना की खरीद को मंजूरी प्रदान की है।
आगे बढ़ते हैं। आदि महोत्सव 2024 महिला उद्यमिता का मंच बनकर सामने आया है। चाहे मोटा अनाज हो या फिर हस्तशिल्प कलाएं, सभी को भरपूर सराहना और खरीदार मिल रहे हैं। क्या क्या आकर्षण है इस बार आदि महोत्सव में, आइए आपको दिखाते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति विहंगम, अप्रतिम, अद्भुत, प्रकृति के सानिध्य में फलती फूलती और सुंदर परंपराओं के रंग खुद में समेटे हुए। इसी जनजातीय संस्कृति के रंग नजर आ रहे हैं आदि महोत्सव 2024 में। दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम में चल रहे आदि महोत्सव में भारत के सभी प्रांतों के जनजातीय कलाकार अपनी संस्कृति और कला के रंग बिखेर रहे हैं। सुंदर वस्त्र परिधान हो, मूर्तिकला, बांस से बना सामान, आभूषण, गहने या फिर खाने पीने के व्यंजन, कुछ दिल लुभा लेने वाला है। आदिवासी कलाकार यहाँ उन कलाओं के रंग भी बिखेर रहे हैं जो अक्सर कला प्रेमियों की नजरों से ओझल रह जाती हैं। इस मेले में मोटे अनाज यानी मिलेट से बने व्यंजन भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। मिलेट से बने स्नैक्स हो या पूरी की पूरी मिलेट थाली, सभी को स्वाद और सेहत से भरा हुआ है। इन हाट मेलों में आकर पता चलता है कि हमारी जनजातीय और लोक संस्कृति कितनी समृद्ध है। अच्छी बात है कि इन हाट मेलों के माध्यम से जनजातीय संसार की वे सभी बातें हम तक पहुंच पाती हैं जो हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। मैं यहाँ ट्राइब इंडिया में रोस्टेड नमकीन लाया हूँ। टोटली रोस्टेड बाजरा, रोस्टेड जवार, सोया दाल, फिर रागी चिप्स, चुकंदर चिप्स और भाखरवड़ी, पीनट्स, चना जोर गरम, ऐसी चीज़ें लाए। जड़ी बूटियों, दवाइयों, पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद, प्रकृति की याद दिलाते परिधान हमारी जनजातीय संस्कृति के रंग हमें गौरव से भर देते हैं और यहाँ आने वालों को भी एक यादगार अनुभव देते हैं। हम ये जड़ी बूटियों का तेल लेके आए हैं बालों के लिए। इससे झड़ने टूटने वाले बाल को रोकता है, ग्रोथ करता है मैडम। इससे डैंड्रफ होता है वो भी हटता है। ये बिल्कुल हर्बल है, इससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप 1 साल के बच्चे को भी लगा सकते हैं। आदि महोत्सव से न केवल जनजातीय कलाकारों को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि वे उद्यमिता से भी जुड़ रहे हैं। अपने मिलेट व्यंजनों को दिल्ली वासियों तक लाई अरुणा तिर्के अपने साथ मिलेट व्यंजनों का खजाना लेकर आई हैं। वो मिलेट का चीला लाई हूँ और मिलेट का खीर भी है। ये फिंगर मिलेट का है जिसको हम लोग रागी बोलते हैं और ये लिटिल मिलेट है जिसको हम लोग लोकल भाषा में गोंदली बोलते हैं। ये हमारा पहले भात खाते थे हमारे मम्मी पापा लोग, तो इसका मैं यहाँ पे खीर लेके आई। आदिवासी संस्कृति का इंद्रधनुषीय संसार आपके स्वागत के लिए आतुर है। अगर आप दिल्ली में हैं तो जरूर इस महोत्सव का हिस्सा बनिए। गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, लेकिन आदिवासी संसार में ये आत्मा खिलखिलाती है, मुस्कुराती है और यही तमाम रंग नजर आते हैं आदि महोत्सव 2024 में, जो इस वक्त दिल्ली में आयोजित हो रहा है। यहाँ आदिवासी परिधान हैं, कला और संस्कृति है, लेकिन सबसे खास हैं मोटे अनाज से बने हुए जो व्यंजन, जो सेहतमंद भी हैं, स्वाद से भी भरे हुए हैं और उन्हें यहाँ आने वाले पर्यटकों की भरपूर सराहना भी मिल रही है। साथ ही आदिवासी संसार की संस्कृति की, लोक संस्कृति की झलक भी इस आदि महोत्सव में खुलकर सामने आ रही है। कैमरामैन अश्विनी के साथ डीडी न्यूज के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। आदि महोत्सव 2024 अपने साथ जनजातीय जीवन के सुंदर रंग लेकर आया है। कलाकृतियां, परिधान, खान पान सभी को कुछ आगंतुकों को खूब पसंद आ रहा है। यहाँ जनजातीय कलाकार चित्रकारी, मूर्तिकला, हैंडलूम कारीगरी के माध्यम से कलाओं का संसार सजा रहे हैं। उनसे बात की हमारी संवाददाता रजनी सेन ने।
धान जो हमारे पेट की भूख मिटाता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी मेहनत की जाए, उसे खूबसूरत बनाया जाए तो कितनी सुंदर कलाकृतियों के रूप में नज़र आ सकता है। ये उड़ीसा के कलाकार हमें यहाँ बता रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसी ही जनजातीय कलाकार हैं उड़ीसा से, जो उड़िया में ही आपको समझाएंगी कि ये क्या बना रहे हैं और कैसा रिस्पांस मिल रहा है। आपका नाम क्या है? धनई माझी। ये क्या बना रहे हैं आप और कैसा यहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है? ए धान से मूर्ति जहाँ तैयार है, जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र, गणेश, सरस्वती, कृष्णा समस्त तैयार हुए। दान तैयार है, सूता बाउंस सब तैयार हुए। तो कितने दिन लगते हैं इसको पूरा बन जाने में? ए बड़ा वाला तो 5 दिन हुआ है, और तापरे छोटा 1 दिन नहीं हुआ है। बांस है, सूत यानी धागा है, और धान है, यानी तमाम जो उत्पाद हैं वो इको फ्रेंडली है। तमिलनाडु के एक कलाकार, एक जनजातीय कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं। व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट आर्ट यू हैव ब्रॉट हियर? My name is Nirosha ma'am. We are from Tamil Nadu, Nilgiri district. We are belongs to Toda tribes, which is located in Ooty ma'am. Actually, this is a handloom material. We are using needles and woolen threads for each traditional thing, like from birth to death. We are using only these materials. We are not using any other things like other cloths or something. I'm doing Toda model art. We are living the same type of house, so we want to make a same type of house from small for every customers by selling this one. We used mud grass and bamboos for making this product. हम लद्दाख से आर्टिसंस लेके आए मैं, तो हमारे यहाँ पर अभी इनका प्रोडक्ट्स है लाइक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, एंड इवन हमारे पास इनका नीटिंग सिस्टम, नीटिंग का प्रोडक्ट्स है हमारा। ये प्रोडक्ट्स हमारा ऑर्गेनिक है। ये रोस्टेड बार्ले इनका, और इनका ये एप्रिकॉट है, ऑयल है, वॉलनट ऑयल है, और हमारे पास ये बकव्हीट पैनकेक है। आसाम का सिल्क और आसाम की सिल्क की साड़ियाँ पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वर्णाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो खूबसूरत आसाम की साड़ियाँ लेकर आई हैं, जो हाथ से बुनी गई हैं। क्या क्या खास लेके आई हैं आप? मैं आपका टसर सिल्क का, मलबरी सिल्क, एरी एंड आपका नूनी कॉटन बोल के हम लोग का ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो भी लाई हूँ। एरी सिल्क कहते हैं कि उसमें कीड़े को मारा नहीं जाता, बिल्कुल नेचुरल रूप से बनता है, कि तो जो लोग पर्यावरण को प्रेम करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाँ जी, वो एक्चुअली वो जो कीड़ा होते हैं उसको मारता नहीं है, वो उसी से मतलब बिना मारे ही उसको निकाल। ये एरी सिल्क का स्टॉल है, ये नेचुरल डाई किया हुआ है, और उसमें जो काम किया हुआ है वो मुगा घिसा से किया हुआ है। हाँ, और ये सेम ये है आपका टसर सिल्क का साड़ी, बट इसमें जो काम किया हुआ है नेचुरल डाई से, ये आपका मतलब एरी से किया हुआ है जितना भी है। प्रकृति किस तरह जनजातीय कलाओं में खिलखिलाकर हंसती है, आपको इन कलाकारों की कला में नजर आता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी के ये कलाकार हैं जो गोंड आर्ट यहाँ पर लेकर आए हैं। बड़ी खूबसूरत लगती है प्रकृति इनके रंगों में। आपका नाम बताइए। मेरा नाम छोटी टेकाम है। आज मेरे को 20 साल हो रहा है ये काम। 20 साल से आप कर रही हैं, और क्या क्या बनाते हैं? जैसे खूबसूरत यहाँ पर पेड़ हैं, हिरन हैं, तो जंगलों में क्या बहुत वक्त आप लोग बिताते हैं? कैसे ये भाव आते हैं? और मैडम हम जैसे पक्षी भी देखते हैं तो उस पक्षी के हाव भाव को देखकर हम मन में उसके प्रति गाना भी बना लेते हैं जी। और फिर जैसे हम जंगल से जुड़े हुए हैं तो पक्षी को जो अब हम दर्शाते हैं ना, तो बेटी अपने मायके से पक्षी की तरह उड़ के ससुराल जाती है और दूसरे गांव को अपना बनाती है। चिड़िया चिना धर के भागिन भागे दूरी हा माया धर के, मतलब पूरे फैमिली का प्यार लेके और दूसरे गांव जाती है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा, लुप्त होती कलाओं को संरक्षण और जनजातीय संस्कृति के सुंदर रंग, ये तमाम खासियतें हैं आदि महोत्सव 2024 की, जहां कला प्रेमियों की और खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। साथ ही जनजातीय उद्यमियों और कलाकारों को सम्मान भी मिल रहा है। कैमरामैन राधा कृष्ण के साथ डीडी न्यूज़ के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट।
पशुपालन और डेयरी सचिव अलका उपाध्याय ने नई दिल्ली में क्षेत्रीय समीक्षा बैठक की। उसकी अध्यक्षता की। बैठक में अलका उपाध्याय ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत उद्यमिता विकास, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि जैसे सभी पशुपालन और डेयरी योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। जो पश्चिमी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने योजनाओं के तहत पश्चिमी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पास शेष बची राशि के उपयोग और निपटान की आवश्यकता पर जोर दिया और राज्यों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं और मांगों को तुरंत अंतिम रूप देने और केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने उत्पादकता संबंधी चिंताओं को दूर करने, विशेष रूप से नस्ल सुधार, प्रभावी टीकाकरण सुनिश्चित करने के साथ साथ चारा और चारे के उत्पादन को बढ़ाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य पर डेयरी उत्पादों के निर्यात को प्राथमिकता देने और निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए रोग मुक्त क्षेत्र विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शनिवार से नई दिल्ली में हो रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, राष्ट्रीय और राज्य पार्टी पदाधिकारी, सांसद और विधायकों सहित लगभग 11,500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सम्मेलन के पहले दिन पदाधिकारियों की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे और आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा करेगी। 17 तारीख को फर्स्ट हाफ में पदाधिकारियों की बैठक होगी और 3 बजे झंडोत्तोलन होगा और उसके बाद ये 18 तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। आगामी चुनाव पर विस्तार से चर्चा होगी। विस्तारकों की बैठक होगी अलग से और विकसित भारत का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका एक उसमें प्रदर्शनी भी लगेगी कि देश भर से लोग आएंगे उनको बताने के लिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्घाटन भाषण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी पदाधिकारियों की बैठक में भी रहेंगे और वो समापन करेंगे। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। इस साल खरीफ मक्का की पैदावार बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 213.51 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में करीब 11 लाख मीट्रिक टन अधिक है। अनुमान है कि खरीफ मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के हाजिर भाव की बात करें तो गुरुवार को दाहोद, मालपुरा और कानपुर मंडी में मक्का के सौदे नरमी के साथ हुए। वहीं मेरठ मंडी में तेजी रही, जबकि उदयपुर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात के दाहोद मंडी में 14 फरवरी को मक्का का भाव रहा 2,550 रुपए। 15 फरवरी को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,500 रुपए पर आ गया। राजस्थान के मालपुरा मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 फरवरी को मक्का का भाव था 2,620 रुपए। 15 फरवरी को इसके सौदे 60 रुपए लुढ़क कर 2,560 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य के ही उदयपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 फरवरी को मक्का 2,300 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडी में बीते बुधवार को मक्का का भाव था 2,400 रुपए।
गुरुवार को इसके सौदों में 20 रुपए की नरमी आई और भाव 2380 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया, जबकि मीरठ मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में बढ़त देखने को मिली। 14 फरवरी को यह मक्का का भाव रहा 2290 रुपए। 15 फरवरी को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 2300 रुपए पर हुए। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सभी परियोजनाएं सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की हैं। टीएमसी नेता दीपक अधिकारी और मुकुल राय की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंगाली अभिनेता और टीएमसी सांसद दीपक अधिकारी को तलब किया है। ईडी ने उन्हें नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में 21 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मामला सियासी तौर पर तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी ने ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार को संदेशखाली हिंसा पर जमकर खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि जिन लोगों ने ये अत्याचार किया है उन्हें सामने आना होगा। एनआईए जांच होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी ने आज कोलकाता में 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और जेल में बंद टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी के सहयोगियों के ठिकानों पर हुई है। 18वीं लोकसभा के निर्वाचन की तिथियों की घोषणा से संबंधित फर्जी सूचना विभिन्न सोशल मीडिया एवं अन्य प्रचार माध्यमों से वायरल हो रही है। देश के निर्वाचन आयोग ने इन खबरों का खंडन किया है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि वायरल सूचना तथ्यहीन, भ्रामक और गलत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के सभी कर्मियों और उनके परिजनों को दिल्ली पुलिस के 77वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर अपने संदेश में कहा कि दिल्ली पुलिस ने शौर्य, साहस और समर्पण भाव से देश की राजधानी में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम किया है। दिल्ली के अलीपुर में एक भीषण हादसा हुआ है। एक केमिकल गोदाम में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के समय गोदाम में कुछ लोग काम कर रहे थे जो अंदर ही फंस गए। इनमें से कई लोगों की तलाश जारी है। यह हादसा बृहस्पतिवार शाम करीब 6 बजे के करीब हुआ। राजस्थान के बीकानेर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार की टक्कर होने से 5 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के अनुसार ये सभी मृतक गुजरात के रहने वाले थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस राज्य में राहुल गांधी के कदम पड़े वहां कांग्रेस का अंत दिख रहा है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए बनाई गई गायकवाड़ समिति की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष सुनील शुक्रे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को रिपोर्ट सौंपी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस रिपोर्ट को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार।